स्टूडेंट्स, रिवीजन सीरीज में क्लास 10th का हम चैप्टर करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी में इंपल्सेस जनरेट होते हैं, कैसे पहुंचती हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ब्रेन के पार्ट्स और वहां पे उनका रोल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स और एनिमल्स को भी डिस्कस करेंगे। ऐसे करते हुए हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके इंपल्सेस किस तरह से कंडक्ट होती हैं। इंपल्सेस क्या, मैसेजेस जो अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आप इसको समझ भी पा रहे हो, देख पा रहे हो। अगर आपको कोई टच करेगा तो वो फील होता है। वो कैसे आपको पता चलता है कि ये चीजें हो रही हैं, किस तरह से हम लोग उसको समझते हैं, वो होते हैं इंपल्सेस। ब्रेन तक खबर पहुंचती है, कौन पहुंचाता है, फिर ब्रेन कोई एक्शन लेने के लिए बोलता है तो कौन एक्शन लेता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले वो इंपल्सेस कैसे चलती हैं वो बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स का काम है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करना और उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। एक जगह से दूसरी जगह कैसे, सेंसरी ऑर्गन से लेकर के ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से वापस सेंसरी ऑर्गन्स तक लेके आना। मोटर न्यूरॉन के थ्रू आते हैं, मसल्स तक आते हैं जहां पे उनका एक्शन होता है। तो ये एंड टू एंड जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं देखते हैं। देखो, एक तो न्यूरॉन बनाने का मैं आपको आइडिया बता दूं, उल्टे सी बना दो, 4-5, कोई गिनती की जरूरत नहीं है। 4-5 उल्टे सी बना के मुंडी जोड़ दो उनकी सबकी, और ये इसका बना देंगे हम लोग नर्व एंडिंग लास्ट में, राइट। ये क्या है, एक्सोन है। अभी हम लोग बहुत डिटेल्ड न्यूरॉन का डायग्राम नहीं बना रहे हैं। एक्सोन हो गया, देन ये है आपके डेंड्राइट्स। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मैसेजेस रिसीव करने का। ये सेल बॉडी है, ये एक के बाद एक बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका एंड पार्ट अगले वाले के डेंड्राइट पार्ट के आसपास होगा। ये एक के बाद एक इस तरह से आपस में एक दूसरे के बाद कनेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है, फिर से बना दो इसका, थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं। ये है आपका एक्सोन, डेंड्राइट, राइट, ये है सेल बॉडी। इस तरह से एक के बाद एक जुड़ा हुआ होता है। और जहां पर भी हमारा एक सेंसरी ऑर्गन होता है, कोई भी मान लो मैंने टच किया यहाँ पे, तो मुझे सेंस हुआ, फीलिंग हुई, टच की फीलिंग हुई। वो जो टच की फीलिंग है उसको रिसीव करता है कौन, डेंड्राइट। केमिकल सिग्नल, हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं, आयनिक चेंजेस, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वो केमिकल सिग्नल को तो इस डेंड्राइट ने रिसीव किया, रिसीव करके कहां पहुंचाया, ये सेल बॉडी तक पहुंचा दिया। अब सेल बॉडी में जाने के बाद न्यूरॉन क्या करता है, इस वाले केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फास्ट मूव करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ एक्सोन से होते हुए कहां पहुंच जाएंगे, नर्व एंडिंग तक पहुंच जाएंगे। अब नर्व एंडिंग तक पहुंच गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिना सर्किट पूरा हुए जाएंगे नहीं। यहाँ पे तो क्या है, गैप है। ये देखो, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, साइनैप्स। साइनैप्स, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे कैसे पहुंचेगा, यहाँ ये वाला जो केमिकल सिग्नल इसने यहाँ से रिसीव किया था ना, यही वाले केमिकल्स यहाँ से, ये जो नर्व एंडिंग है यहाँ रिलीज कर देगी। ये ढेर सारे सिग्नल्स कहाँ रिलीज हो गए हैं, वही केमिकल्स आयंस के रूप में, कहाँ, साइनैप्स में रिलीज हो गए हैं। अब अगला डेंड्राइट इनको उठा लेगा, रिसीव करेगा, रिसीव करके सेल बॉडी तक पहुंचाएगा। सेल बॉडी से वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन कहां पहुंचेंगे, फिर वही से नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के बाद दूसरे वाले न्यूरॉन का रिसीवर एंड, दैट इज डेंड्राइट, बीच में साइनैप्स। तो केमिकल सिग्नल, फिर अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर साइनैप्स में केमिकल सिग्नल। इस तरह से कहां तक पहुंच जाता है, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंच जाता है। दिस इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, मतलब एक के बाद एक की तरफ, और ये बहुत फास्ट है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। देखो, मैंने शब्द बोला, आप लोगों के कान ने सुन भी लिया, सुन करके ब्रेन तक भी पहुंचा दिया, और ब्रेन ने उसको एनकोडिंग भी कर दी। क्या बहुत देर लगी, साथ के साथ आप लोग समझ गए ना, अंडरस्टैंड कर गए। अच्छा, अगर मैं यही वाली किसी और लैंग्वेज में ये वीडियो बना रही होती है, जो लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो क्या आप समझ पाते,
नहीं समझ पाते ना। तो हम अपनी लैंग्वेज क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि वो बचपन में ही हमारे ब्रेन में कोडिंग हो गई है। हमें उस शब्द का मतलब मालूम है कि इसका अगर ये शब्द सुनाई दिया, ब्रेन को मालूम है ये शब्द अगर बोला है तो इसका मीनिंग ये है। अब अगर हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस की कोडिंग करनी है, वो दैट इज लैंग्वेज सीखना, हमारे ब्रेन में उसकी कोडिंग हो जाएगी तो हमें समझ आ जाएगा, नहीं होगी तो हमें समझ नहीं आएगा, फिर हमें सिर्फ वो शोर सुनाई देगा। तो ये कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स हो गया। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता ही बनता है उसमें से, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन पक्का आएगा इसमें से एक क्वेश्चन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? बहुत बढ़िया सा इजी सा एग्जांपल देके बताऊंगी मैं आपको। कभी हमारी बॉडी में बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो ये जो इंपल्सेस है, हालांकि ये बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही पहुंच जाती हैं ब्रेन तक, लेकिन अगर उससे भी जल्दी कभी एक्ट करना पड़ जाए तो उस केस में ब्रेन से पहले स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन ले लेती है। जैसे अचानक से मुझे कुछ सुई चुभ गई, मेरा हाथ फटाक से हट जाएगा, समझ बाद में आएगा कि मेरे को दर्द हुआ था, हालांकि उसमें भी बहुत ज्यादा देर नहीं लगती, लेकिन एक्शन पहले आ जाता है, समझ बाद में आता है। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अचानक मैं चलती जा रही हूँ किसी धुन में, सामने से सांप आ गया, मैं एकदम से पीछे हट जाऊंगी, फिर ये होगा अरे ये क्या हुआ, है ना। तो ये होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमारी बॉडी में अगर कुछ नुकसान होने वाला है वो तो स्पाइनल कॉर्ड को पहले ही पता चलता है, पहले एक्शन ले लिया जाता है। ये बिल्कुल उस तरह से है, अगर हम बॉडी को एक परिवार मान लें तो ब्रेन पापा जो मेन डिसीजन टेकिंग रखते हैं पावर, और स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम मम्मी मान लें, इमरजेंसी सिचुएशन में मम्मी डिसीजंस लेती हैं, है ना। और इस तरह से जैसे मान लो कि हम लोग बच्चे जो हैं वो क्या हो गए, न्यूरॉन्स हो गए। से फॉर एग्जांपल आपको स्कूटर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, आप मम्मी को डिमांड करते हो स्पाइनल कॉर्ड को, तो वो क्या कहेंगे, पापा से पूछ के डिसीजन लेंगे, बिकॉज इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है कि अभी के भी डिसीजन लेना है, वी विल थिंक ओवर इट, जैसा होगा वो डिसीजन ले लिया जाएगा। लेकिन अगर स्कूल से फोन आ गया कि आपके बच्चे को चोट लग गई है, तो क्या होगा, मम्मी वेट करेगी, नहीं लेट हिज पापा कम, शाम को पापा आएंगे उसके बाद डिसीजन लेंगे, चोट लगी है लगी रहने दो, नहीं ना, मम्मी विल टेक द डिसीजन, इमीडिएटली वो स्कूल जाएंगी, आप लोगों का ख्याल करेंगी। यही काम होता है जब अचानक से हमारी बॉडी में चोट लगता है या कोई इस तरह की सिचुएशन आती है, तो स्पाइनल कॉर्ड फटाक से एक्शन ले लेती है, एंड उस एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और वो जो पाथ फॉलो होता है दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। क्या होता है देखो, सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, अगर हम हाथ में सुई चुभने की बात करें तो यहाँ पे क्या है, स्किन क्या है, सेंस ऑर्गन है, तो जहां पे भी हमने टच किया वहां पे न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स, उन्होंने फटाक से मैसेज लिया और कहां पहुंच गए, ये पहुंच गए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाद ब्रेन तक जाती हैं बातें, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ने देखा कि इमरजेंसी सिचुएशन है, तो यहां पे उसने क्या किया, रिले न्यूरॉन्स के थ्रू, रिले न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज किसको पहुंचा दिया, मोटर न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन्स को, मोटर काम करने वाले, सेंसरी सेंस करने वाले। मोटर न्यूरॉन कहां लेके चले गए, इफेक्टर मसल को। मैं अपना हाथ कैसे हटाऊंगी, जब मसल काम करेगा तभी ना। इस मोटर न्यूरॉन ने फटाफट मसल को आकर के क्या ऑर्डर दिया, फटाफट हटाओ हाथ को, इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ये वाला जो पाथ फॉलो हुआ, सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कॉर्ड टू रिले न्यूरॉन से लेकर के मोटर न्यूरॉन एंड देन मसल्स, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ब्रेन को खबर पहुंच जाती है, फिर ऐसा नहीं है कि ब्रेन को खबर नहीं पहुंचती। शाम को पापा आएंगे तो बता दिया जाएगा ना कि चोट लग गई थी, अब पापा डिसीजन थोड़े लेंगे, तो काम हो चुका है, हॉस्पिटल में दिखा लिया गया, सब हो गया, तो लेकिन खबर पहुंच जाती है ब्रेन को। इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो आप कहेंगे नो, देयर इज नो रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। यस, द मैसेज हैज बीन सेंट टू दिस थिंग ब्रेन आफ्टर टेकिंग द एक्शन। एक्शन ले लिया जाता है, इधर एक्शन के लिए बोल दिया, उधर ब्रेन को खबर हो गई, राइट। ये है आपका रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो अभी हम लोग ने बात कर ली है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन में से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ ब्रेन
ब्रेन और उससे उसके जो पार्ट्स है उनका क्या क्या काम है। तो एक छोटा सा पहले मैं बता देती हूँ ब्रेन से रिलेटेड। हमारे जो नर्वस सिस्टम है दो भागों में बटा हुआ है वो, दैट इज सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल बॉडी के बीच में, ब्रेन एंड देन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या कंस्टिट्यूट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बॉडी के जो बीच में है। पीएनएस पेरिफेरल, किनारे वाले, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल के जा रही हैं, ठीक है, उन्हें हम, उस वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं जिसने पूरी बॉडी को ऐसे कवर किया हुआ है बाद में स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हुए, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन की बात करते हैं, हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के दोनों के दोनों। हम बात ही सेंट्रल की करेंगे इसमें, हम पीएनएस हमारे सिलेबस में नहीं है, बताना था, ठीक है। ब्रेन की हम बात करेंगे और हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन किस तरह से प्रोटेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से प्रोटेक्टेड है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। ब्रेन एक बड़े से कैविटी में, बोनी कैविटी में, ज्वाइंट जो इसके ब्रेन के जो ज्वाइंट होते हैं इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जहां से जुड़ा हुआ है वो एज इट इज फिक्स है, और वो स्कल हम उसे कहते हैं। क्रेनियम, जहां पे भी तुम क्रेनियल शब्द सुनोगे तो ये मान लो कि वो किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। तो क्रेनियम के अंदर बोनी केज, हड्डियों का एक केज है, पिंजरा है, उसमें सेफ है, और उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, बैलून की तरह उसके अंदर वो रखा हुआ है। फ्लूइड का क्या काम है, फ्लूइड कहीं पे भी हमारी बॉडी में अगर हम कहते हैं कि ये ऑर्गन के चारों तरफ फ्लूइड भरा हुआ है तो इसका मतलब शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है फ्लूइड। तो वो शॉक, फर्दर जो शॉक से बचाने के लिए झटका कूदते हैं, फांदते हैं, जो भी हैं, उससे बचाने के लिए जो है वो फ्लूइड के अंदर भरा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। बहुत सेंसिटिव है ये, क्योंकि इसमें से बहुत सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं। एक जगह भी कोई चीज गलत होगी, तुमने सुना होगा कि रीढ़ की हड्डी की चोट बड़ी खतरनाक होती है। ये हमारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, क्योंकि सारा बॉडी कंट्रोल किससे होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होती है। अब वहां पे उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड है और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है, ये इसके बारे में बात की। अभी मैं बात कर लेती हूँ ब्रेन के पार्ट्स और ब्रेन के उन पार्ट्स के रोल की। ये स्ट्रक्चर मैंने, डायग्राम मैंने बना लिया है आप लोगों के लिए, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, ब्रेन जो है ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 3 हिस्सों का मतलब एग्जैक्ट इक्वल साइज नहीं है, 3 हिस्सों का मतलब है काम के हिसाब से उनको किसमें बांटा गया है। फोर ब्रेन, ये जो जैसे ही हम ब्रेन का नाम लेते हैं, आंख बंद करते हैं, जो हमारे मन में इमेज आती है ऐसे इस तरह से कॉन्वोल्यूटेड सी कुछ, तो वो जो इमेज आती है वो फोर ब्रेन है। सारा का सारा ऊपर का कॉन्वोल्यूटेड है, हाईली, मतलब उसमें न्यूमरस न्यूरॉन्स भरे हुए हैं, वो है मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ये सारा का सारा हिस्सा, ये जो नजर आ रहा है ना, ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, अभी मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, मैं पैर इधर हिला रही हूँ, कुर्सी हिला रही हूँ, मार्कर हिला रही हूँ, मेरे को खाना खाना है, मेरे को खाना खाने के बाद स्टमक में फीलिंग, मतलब पूरा भर गया मेरा, ये फीलिंग आ रही है, मतलब जो भी वॉलेंट्री एक्शन है जिनके बारे में ब्रेन को सोचना पड़ेगा, वो सारे के सारे एक्शंस कहाँ होते हैं, सेरिब्रम में होते हैं। दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सुनने का, देखने का, सूंघने का, जो भी चीज नहीं हो रही, जरूरी नहीं है कि वो ऑलरेडी एक रिदम में होती हो। अब मुझे खुशबू आ जाए अगरबत्ती जल रही है, जरूरी नहीं है ना कि वो एक रिदम में हो। जब अगरबत्ती जलेगी तो मेरे ब्रेन को पता चलेगा खुशबू आई है, क्योंकि वो मैंने सूंघा, सूंघने के बाद मेरे ब्रेन तक खबर पहुंची है कि ये इस तरह की सेंसेशन है। आप लोग चलते चलते मुझे रास्ते में मिल जाओ, जरूरी नहीं है कि हमेशा मिलोगे। जैसे ही आप मिलोगे, मेरी आंखों ने आपको देखा, ब्रेन तक खबर गई और मैंने पहचाना, ओहो अच्छा ये है। तो वॉलेंट्री एक्शंस इनफैक्ट सारे के सारे कहां से होते हैं, वो सेरिब्रम का काम है, मेन थिंकिंग पार्ट। दूसरा होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन देखो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये हिस्से आ जाते हैं। मैं अभी डायग्राम को ये मत सोचना कि कुछ ये वाला हिस्सा, दिस इज नॉन एज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपका आता है हाइपोथैलेमस, ये ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों ग्लैंड से। हाइपोथैलेमस जो है
वो कंट्रोल करता है बॉडी में कंसंट्रेशन किसकी, हार्मोन्स की। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन्स एंड बहुत सारे हार्मोन्स इसके सिक्रेट होते हैं, किसके थ्रू, मास्टर ग्लैंड के थ्रू, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। हालांकि पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशंस को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है और इसको हम नाम देते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद आ जाता है हाइंड ब्रेन, ये यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा जो है ये सारा किसका है, हाइंड ब्रेन का है। यहाँ पे आ गया आपका पोन्स, पोन्स के बाद ये है आपका मेडुला एंड ये जो पत्ती जैसा आप हिस्सा देख रहे हो दैट इज सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों का अंतर है। देखो बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि उसके बारे में, हमारा जो प्यूपिल है डायलेट हो रहा है, प्यूपिल आंखों की जो पुतली हो रही है वो खुल रहा है, बढ़ रहा है, अंधेरे में चौड़ा हो जाएगा और रोशनी आएगी तो वो और छोटा हो जाएगा जिससे कि लाइट की एंट्री कंट्रोल की जा सके। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, राइट। और जैसे ही अगर हम लोग अच्छे खाने की बात करते हैं, खुशबू की बात करते हैं, मैं अभी नींबू की बात करूं तो खट्टा सुनते ही हमारे मन में एक वो फीलिंग आती है किसकी, खाने की, अच्छी खुशबू आ जाए तो सलाइवेशन होना अपने आप शुरू हो जाता है बिना सोचे हुए। These are involuntary actions। हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला, वोमिटिंग की सेंसेशन को कंट्रोल करने वाला, ये सब जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस, सिंपल इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे प्यूपिल बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, इनके अलावा जो डिफरेंट है जैसे वोमिटिंग की सेंसेशन हो गई, हार्ट बीट हो गई, ठीक है, इनको कंट्रोल करता है हमारा हाइंड ब्रेन। मेडुला इसको कंट्रोल करता है। वोमिटिंग की सेंसेशन पे क्वेश्चन आ जाता है कि कहां से हो रही है। देन सेरिबेलम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बॉडी बैलेंस। हम लोग साइकिल चला रहे थे, देखो ध्यान दो, सेरिबेलम जो है ना बाद में डेवलप होता है, छोटा बेबी होता है, उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है ना, वो बैठा लेटा ही रहेगा कुछ महीनों तक, थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे बैठना सीखता है, थोड़ा सा कंट्रोल आता है बॉडी पे, फिर और बड़ा होता है तो बॉडी पे कंट्रोल आता है, बाइसाइकिल राइड करते हैं, कंट्रोल है। बॉडी बैलेंस और कंट्रोल इज कंट्रोल्ड बाय दिस थिंग सेरिबेलम। तो कई बार पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम पार्ट है किसका, हाइंड ब्रेन का, और सेरिब्रम है दिस थिंग फोर ब्रेन का। सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट, सेरिबेलम कंट्रोल्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ये ब्रेन का आप लोगों का हिस्सा पूरा हो गया, इतना ही आप लोगों के सिलेबस में। तो इनमें से ये पूछा जा सकता है कि कौन से पार्ट किस चीज को कंट्रोल करते हैं, तो सेरिब्रम और सेरिबेलम इसमें इंपॉर्टेंट है। पोन्स इसका मेडुला का पूछा जा सकता है कि कौन वॉमिटिंग को, हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में और ट्रॉफिक मूवमेंट्स में। प्लांट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, प्लांट में जो मूवमेंट है उनके बारे में, उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट्स में दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं और ट्रॉफिक मूवमेंट्स होते हैं। ट्रॉफिक मूवमेंट्स को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होते हैं और उनके टाइप्स बताओ, एग्जांपल दो। ट्रॉफिक मूवमेंट्स क्या है, प्लांट किसी पर्टिकुलर एक चीज की तरफ कोई ग्रोथ हो रही हो प्लांट की, तो उनको हम कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट्स। अभी हमने छुई मुई का पौधा छुआ, उसमें मूवमेंट तो हुआ लेकिन ग्रोथ रिलेटेड नहीं था, उसको हम कहेंगे नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब हम लोगों का बात करूंगी मैं ट्रॉफिक मूवमेंट्स की। ठीक है, ट्रॉफिक मूवमेंट्स में डिस्कस कर लेते हैं प्लांट्स के। ट्रॉफिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ग्रोथ हो रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, स्टिमुलस की तरफ भी हो सकते हैं, स्टिमुलस जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, स्टिमुलस की तरफ भी हो सकती है, अगेंस्ट भी। ये स्टिमुलस क्या हो सकता है, सबसे पहला हम लाइट की बात कर ले, पौधा लाइट की तरफ मूव करता है तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, फोटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक लाइट की तरफ। अब देखो, रूट जो है उसके अगेंस्ट चलती है और शूट जो है लाइट की तरफ चलती है, तो तरफ भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है। जैसे सनफ्लावर है, सन की तरफ मूव करता है, दैट इज ऑल्सो फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। और जो शूट है वो नो डाउट लाइट की तरफ मूव करता है। अंधेरे कमरे में एक प्लांट को रख दो और एक छोटी सी खिड़की बना दो जिसमें से रोशनी आ रही हो, तो किस तरफ मूव करेगी वो,
रोशनी की तरफ मूव करेगी, दैट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और किस तरफ है? मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। फिर दूसरा होता है जियोट्रॉपिक। जियो का मीन्स अर्थ। अर्थ की डायरेक्शन में जो मूवमेंट है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। अर्थ की तरफ मूवमेंट किसका होगा? रूट का। जियोट्रॉपिक पॉजिटिव, शूट अर्थ से अपोजिट जा रही है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी की तरफ मूवमेंट। वही वाली बात, रूट्स कितनी दूर दूर तक चले जाते हैं पानी को ढूंढते हुए, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स। देन एक आता है मजेदार सा कीमोट्रॉपिक। इसका एग्जांपल पूछा जा सकता है, केमिकल्स की तरफ मूवमेंट। मूवमेंट किसका? पोलन ट्यूब का मूवमेंट इसका एग्जांपल है। मैं पोलन ट्यूब क्या होती है देखो, इस तरह से मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ। ये स्टिग्मा है फ्लावर का, ठीक है, ये ओवरी है, यहाँ पे ओव्यूल है, यहाँ क्या पड़े होते हैं? पोलन पड़े हुए होते हैं, बहुत सारे पोलन्स। अब ये पोलन जरूरी तो नहीं है इसी फ्लावर के पड़े हुए होंगे, ये पोलन्स तो कहीं से भी किसी भी फ्लावर के आके गिर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन पोलन ट्यूब अपनी ही स्पीसी की डेवलप होगी, दूसरे की नहीं होगी। वो क्या कारण है? क्योंकि यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं स्टिग्मा के, वो केमिकल्स कौन पहचानता है? पोलन पहचानेगा। जिस स्पीसी का पोलन है उसी स्पीसी में फिर क्या डेवलप होगी? पोलन ट्यूब डेवलप होगी, जो जाकर के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगी एग का। तो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू टुवर्ड्स केमिकल की वजह से डेवलपमेंट हुई, नहीं तो नहीं होती। वो क्या हो जाता है? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। थिग्मोट्रॉपिक टच की वजह से जो हो जाता है उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। मेनली आपकी ये है फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक एंड कीमोट्रॉपिक। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू ग्रोथ हो रही है ड्यू टू सम स्टिमुलस, कोई सा भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो ग्रोथ हुई है। लाइट की तरफ हो रही है तो फोटोट्रॉपिक, अर्थ की तरफ हो रही है तो जियोट्रॉपिक, पानी की तरफ हो रही है तो हाइड्रोट्रॉपिक, केमिकल की तरफ हो रही है तो कीमोट्रॉपिक। ये होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ये सिंपल मूवमेंट्स हैं। अब देखो प्लांट्स में तो ब्रेन होता नहीं है, लेकिन उसमें भी तो बहुत सारे वो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। सीड को ग्रो करना है, सेल्स को ग्रो करना है, फ्रूट को पकना है, और क्या नाम है, सेल स्टेम का इलोंगेशन होना है। ये सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो कंट्रोल होना है ना। प्लांट की जो लाइफ है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो थिंकिंग का काम उनके पास नहीं है, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स उनमें नहीं है। तो ये इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं केमिकल्स के थ्रू, और उन केमिकल्स का नाम होता है हार्मोन्स। प्लांट के हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं या प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। इसी तरह से हम लोगों में भी, एनिमल्स में भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम कंट्रोल हो, जैसे हमें इमोशंस है, हमारे गुस्सा आ जाता है, एंगर है, प्यार आ जाता है, और हमें रोना आ जाता है, वो सारे इमोशंस भी कंट्रोल, डर है, इमोशंस कंट्रोल, ये सारी चीजें अगर ब्रेन करेगा, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, हर चीज में थिंकिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, अपने आप चलते हैं। कौन कंट्रोल करता है इनको? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो वो वाला कोऑर्डिनेशन जो कि हार्मोन से कंट्रोल्ड है, उसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, दोनों के बारे में। आप लोगों को थोड़ा जल्दी करने के लिए लिस्ट लिख ली है फाइटो हार्मोन्स की, यानी कि प्लांट हार्मोन की, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, और लिस्ट लिख ली है मैंने ग्लैंड्स की, जो एनिमल्स में हैं और जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं बात कर लेती हूँ फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स वो हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। क्या क्या उनका रोल है बात करते हैं। पहला फाइटो हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? लाइट की तरफ सेल्स का डिवीजन, सेल डिवीजन, इलोंगेशन में टिप पे, शूट की टिप पे पाए जाते हैं। जो भी ग्रोइंग एरियाज होते हैं वहां पे ये ढेर सारे पाए जाते हैं। फ्रूट जहां बन रहा होता है वहां पे टिप पे पाए जाते हैं और ये ग्रो करते हैं। ग्रोथ हार्मोन इसको हम कहेंगे। दूसरा होता है हमारा जिब्रेलिन।
जिब्रेलिन वो हार्मोन है जो स्टेम इलोंगेशन के काम में आता है, लंबाई बढ़ाता है किसकी, स्टेम की। नंबर ये भी डिवीजन है, ग्रोथ कर रहा है, बड़ा कर रहा है प्लांट को। देखो कोई भी पौधा छोटा होता है तो उसके बीच में दो नोड्स के बीच में जगह थोड़ी सी होती है। नोड्स कौन सी, जहां से पत्तियां निकल रही हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है कि वो नोड्स की जगह बड़ी होती चली जाती है। स्टेम इलोंगेशन किसकी वजह से हुआ, जिब्रेलिन की वजह से हुआ। जो तीसरा आता है आपका साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनिन वो प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन में मदद करता है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा करेगा, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 सेल बनाएगा। ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये तो आपके ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स। एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ इनहिबिटिंग, इस पे पूछा जाता है, विच इज नोन एज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, देखो फ्रूट पक गया, अब उसको प्लांट से अलग होना जरूरी है। पत्तियां जो कि सूख चुकी हैं, पक गई हैं, पतझड़ में कितनी पत्तियां, आजकल कितनी पत्तियां झड़ रही हैं, झड़ेंगी क्यों, क्योंकि जब वो ग्रोथ रुक जाएगी, उनकी ग्रोथ इनहिबिटिंग होगी, टूटने के कगार पे आ जाएंगी। देखो ये ना एक एक्सक्रीशन का भी प्रोडक्ट है। जो पुरानी पत्तियां होती हैं उसमें प्लांट के सारे वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इकट्ठे होते चले जाते हैं, अब उनको शेड करना जरूरी है। तो अगर उनको पेड़ से अलग नहीं करेंगे तो शेड नहीं होगा। फलों को तोड़ेंगे नहीं, अब हम लोग अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, अदरवाइज फ्रूट्स क्या हैं, रिप्रोडक्शन के लिए हैं। अगर पौधे से टूट करके फ्रूट अलग नहीं हुआ तो सीड कैसे ग्रो करेगा दूर मिट्टी में जाकर के, तो उसका भी टूटना जरूरी है। तो वो क्या है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, कौन, एब्सिसिक एसिड। इनहिबिटिंग यानी कि ग्रोथ रोकने वाला। फिर एक बात आती है इथाइलिन, एक अकेला हार्मोन जो कि गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है और इसका काम है फ्रूट राइपनिंग का, फलों को पकाने का, बड़ा खुशबूदार सा वो होता है। तो ये क्या है, फ्रूट राइपनिंग। ये आ जाते हैं फाइटो हार्मोन्स, बहुत ज्यादा काम प्लांट्स में नहीं होते हैं, तो यही मिलजुल करके अपने इनके सारे काम को निपटा लेते हैं। अब आ जाते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल कोऑर्डिनेशन से के बारे में बात करने के लिए, हार्मोन से पहले बात करने से पहले हम बात करेंगे ग्लैंड से, कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, राइट। हार्मोन्स कौन से ग्लैंड सिक्रेट करते हैं हमारी बॉडी में, ग्लैंड्स कौन से हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज एंड गोनाड्स। इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। इससे पहले बात करते हैं ग्लैंड कितने तरह के होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडो अंदर, एक्सो बाहर। वो ग्लैंड्स जो अपने सिक्रेशंस डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये हैं सारे के सारे जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। केमिकल्स होते हैं हार्मोन्स जो बहुत मिनिमम अमाउंट में सिक्रेट होते हैं, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन जरा से भी कम हुई तो भी गड़बड़ होगी, जरा से ज्यादा हुई तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, जो सिक्रेशंस बॉडी से बाहर सिक्रेट करते हैं। डक्ट, ये डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट मतलब ओपनिंग है ही नहीं इनमें। स्वेट ग्लैंड्स, पसीना आता है हम लोगों को, एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड्स, आंसू आते हैं, और क्या नाम है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, वो एंडोक्राइन भी है और पेनक्रियाज, ये वाला आ गया आपका पेनक्रियाज। ये एंडोक्राइन भी है एंड एक्सोक्राइन भी है। कैसे बात करते हैं एक एक करके मैं इनको बताती हूँ। तो कई बार आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो आप लोग डिफरेंशिएशन देंगे। अब एक एक करके मैं ग्लैंड के बारे में बात करती हूँ। आप लोगों की बुक में डायग्राम है, देखते जाएंगे कहाँ पे है। हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी, ये तीनों पाए जाते हैं ब्रेन एरिया में, तीनों के तीनों। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाया जाता है, राइट। अब एक एक करके कहते हैं। हाइपोथैलेमस वो ग्लैंड है जो बॉडी में हार्मोन्स की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। पूछा जा सकता है कहीं पे भी अगर बॉडी में किसी हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो वहां से इंफॉर्मेशन जाती है कहां तक, हाइपोथैलेमस तक।
हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि भैया वहां पे ये हार्मोन गड़बड़ हो रहा है, उसको कंट्रोल करो। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर उसको कंट्रोल करता है कि कहाँ पे उसको आगे कंसंट्रेशन को बढ़ाना है या घटाना है, दोनों काम करता है। पीनियल ग्लैंड, ये एक हार्मोन मेलेटोनिन सिक्रीट करता है जिसका काम ये जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसको मेंटेन करता है। रिदम, डे और नाइट रिदम को मेंटेन करता है, दिन और रात को, हमारे को सोने और जागने को मेंटेन करता है। दिन रात धरती का और चांद का और सूरज का नहीं, हमारा, हम स्लीपिंग एंड वेकिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। मेलेटोनिन जो सीक्रेट कहां से होता है? पीनियल ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, बहुत ये ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है, सिक्रेट करता है हमारे। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट कर देगा तो खल्ली बन जाएंगे हम लोग, दैट इज जाइजेंटिज्म। और अगर ये कम करेगा तो ड्वार्फिज्म, बोने रह जाएंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आता है थायराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका काम है फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। नाउ मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से भी जुड़े। कैटा मतलब कटना, वो केमिकल रिएक्शन जो कट रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूट रहे हैं छोटे में। एनाबॉलिज्म जो जुड़ रहे हैं, वो सारे के सारे रिएक्शंस मिलके, मतलब जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए जरूरी है आयोडीन। आप लोगों ने सुना होगा ना, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइटर हो जाता है। गोइटर, थायरॉक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो दो तरह की कंडीशन होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर। हाइपो हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स है वो टूटेंगे ही नहीं, वो जमा होते चले जाएंगे हमारी बॉडी में। और हाइपर होगा तो वो जरूरत से ज्यादा उसका मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगा। दोनों ही कंडीशंस अच्छी नहीं है हमारी सेहत के लिए। और एक कंडीशन होती है गोइटर, गला सूजने लग जाता है, मोटा हो जाता है, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। देन आता है थाइमस ग्लैंड, चेस्ट एरिया में पाया जाता है, छोटे बच्चों में ज्यादा उभरा हुआ होता है, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारा इम्यूनिटी डेवलप होने लग जाती है, ये थाइमस ग्लैंड अपने आप शॉर्ट होने लग जाता है। एड्रिनल ग्लैंड, इसको हम दो नाम से और जानते हैं, इसको हम फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं या हम इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। फ्राइट, एकदम से क्या करें इमरजेंसी सिचुएशन में, भागते भागते कोई आप हमारे सामने शेर आ जाए तो क्या होगा? हम वापस भागने लग जाएंगे और दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। कहाँ पाया जाता है ये? एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है किडनी के ऊपर, दोनों किडनीज पे, टोपी जैसी रखी हुई होगी, डायग्राम देखना आप लोग। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करता है एड्रेनलिन हार्मोन, ये कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को। टारगेट ऑर्गन इसका हार्ट होता है, तो हार्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एकदम से देखेंगे तो भागेंगे, तो हम फ्राइट हार्मोन्स। इमरजेंसी सिचुएशन में, गुस्से में, लड़ाई जब हो जाए तो जोर से दिल धड़कने लग जाता है, इमरजेंसी कंडीशंस में, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन्स। पेनक्रियाज मैंने अभी कहा था ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है, जो कि डाइजेशन ऑफ इसमें फैट्स में और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में ये काम आता है। दूसरा है ये सिक्रेट करता है हार्मोन इंसुलिन। क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन, जो कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, ना कम होने देता है ना ज्यादा होने। ज्यादा हो जाएगा तो कम कर लेगा, और अगर कम होने लगा गया तो इंसुलिन और क्या नाम है सिक्रेट होना कम हो जाएगा, ज्यादा होएगा तो उसको कंट्रोल कर लेगा। मतलब बॉडी में शुगर का लेवल बैलेंस रहता है। जिनके पेंक्रियाज में प्रॉब्लम होती है उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज, आप लोगों ने सुना होगा, कॉमनली उसको शुगर नाम दे देते हैं, बिकॉज बॉडी में शुगर का लेवल कंट्रोल में नहीं हो पाता इंसुलिन की कमी की वजह से। ऐसे केसेस में बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं रेगुलर, उसको हार्मोन्स को कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि उनका खुद का तो सिक्रेट नहीं हो रहा, कुछ अमाउंट हम लोग ही बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं। देन लास्ट है गोनाड्स, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन, ओवरी एग प्रोडक्शन में काम आते हैं। इनमें भी ये भी सारा हार्मोन से कंट्रोल है।
कंट्रोल्ड है। हार्मोन्स जब सिक्रेट होंगे तो स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होगा, एग प्रोडक्शन शुरू होगा। तो ये सारे के सारे हैं ग्लैंड्स एनिमल में और उनसे सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स और उनके कामों के बारे में मैंने बताया। दिस इज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हम लोग कर चुके हैं, तो इसके साथ ही इस चैप्टर को मैं कंक्लूड कर देती हूँ। होपफुली आप लोगों को अभी तक ये समझ में आ गया होगा। फास्ट रिवीजन था लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। खूब पढ़ो, खूब शेयर करो इनको अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अगला वीडियो बनाती हूँ मैं। गुड बाय।